नमस्कार, स्वागत है आपका इस साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। पिछले सप्ताह आपने राजनीति से जुड़े काफ़ी सवाल हमें भेजे हैं और इस एपिसोड में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सभी का जवाब आपको मिल सके। तो बिना किसी विलंब के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, जो विशाल कुमार यादव जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के बीजेपी मिनिस्टर हैं, उनका सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया बयान क्या बीजेपी के नेताओं की सोच का परिणाम है? क्या वो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त ही देखते हैं और इसलिए कब वो कुछ अच्छी बात बोलने की भी कोशिश करते हैं तो सोच बाहर आ जाती है? इसके साथ ही एक और हमारे व्यूअर हैं सैटन, इसी से जुड़ा उनका भी सवाल है, तो मैं एक साथ पूछना चाहूँगी। वो भी जानना चाहते हैं क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो उन्होंने आपत्तिजनक एक तरह से टिप्पणी की है, और भाजपा इन बड़बोले लोगों की ओर से आंखें क्यों मूंद लेती है, कुछ करती क्यों नहीं ठोस? देखिए, सबसे पहले तो किसी एक नेता के बयान को लेके आप सारे बीजेपी लीडर्स के माइंडसेट की बात नहीं कर सकते। ये बात कर रहे हैं वहाँ के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं विजय शाह, उनका, और विजय शाह का पूरा हिस्ट्री देखें तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं वो। और इस केस में जो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा, तो उनका कह सकते हैं, उनका माइंडसेट की आप बात कर सकते हैं। मतलब ये एक पूरा ही कम्युनल माइंडसेट दिखाता है, लॉटेन माइंडसेट कह सकते हैं आप, कि इस तरह से आप हमारे आर्म फोर्सेज हैं उसको भी आप रिलीजन के थ्रू ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह की पॉलिटिक्स आप खेल रहे होंगे। लेकिन ये एक उस इंडिविजुअल का है, तो उसको सारे बीजेपी नेताओं को उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। एक इसको विजय शाह के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। जहाँ तक बात है इस इनएक्शन की, हम लोग सरप्राइज हैं क्योंकि इतना बड़ा मामला हो गया है। यहाँ तक कि कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके हाई कोर्ट ने, जबलपुर ने उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। और एफआईआर जब पुलिस ने दर्ज किया कोर्ट के डायरेक्शन में, वो भी ऐसा विशी-वाशी था कि कोर्ट को कहना पड़ा कि शैम एफआईआर है, इसके थ्रू आप ऐसा एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं जो कि बाद में क्या वो कॉश हो जाए। तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि हम कोर्ट मॉनिटर्ड हम चाहते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। तो आप क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें? और आपको इतनी बड़ी चीज़ होगी, आप सैक क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए उसके कई परिणाम हो रहे हैं। ये जो मोटर माउथ की बात कर रहे हैं, अब एक के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया। इसके पहले भी देखिए विक्रम मिश्री के खिलाफ पूरा ऑनलाइन उनकी ट्रोलिंग हो गई, बीजेपी से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आज आपने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, अब उन्होंने शुरू कर दिया कहना कि कि हमारे पूरी देश, हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स सारे पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं। अब कुछ भी बोलते अब चले जाते हैं। हम कंगना रनौत का आपने देखा, उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि कहाँ मोदी और कहाँ ट्रंप। अरे फॉरेन पॉलिसी का मामला है। अभी आपको ट्रंप से आपको जो भी डिसएग्रीमेंट हो, अभी पीयूष गोयल ट्रेड डील के लिए जाने वाले हैं वहाँ पे। उसके पहले एक रूलिंग पार्टी का एमपी ये इस तरह के ट्रंप के बारे में क्या क्या कहा जाए कि ये जेलसी के कारण हो रहा है या डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है, तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन करती है। तो एक के बाद दूसरे मोटर माउथ जो बोले जा रहे हैं, इसको बीजेपी हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके लार्जर इसकी काफ़ी गलत मैसेज जा रहा है। ये जो बीजेपी की चुप्पी है और ये जो रिलक्टेंस है कि उनके खिलाफ हम एक्शन नहीं लेना, पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स हो सकते हैं। जैसे विजय शाह हैं, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर हैं, कई टर्म के एमएलए हैं, और वो करीब 2003 से लेके अब तक हमेशा मिनिस्टर रहे हैं। एक आध बार बीच में उनको हटाया गया था, एक बार कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था 2013 के आसपास आई थिंक, तो उसके बाद उनको हटाया गया था कुछ महीनों के लिए, फिर से लाना पड़ा बिकॉज बहुत ही कद्दावर नेता हैं। लेकिन जब वैसे नेता भी अगर आपके आर्म फोर्सेज के बारे में इस तरह का बयान देते हैं, फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हो, इसका बहुत ही गलत मैसेज जाता है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी उनको सैक क्यों नहीं कर रही है। इस बार तो शोकॉज भी नहीं दिया गया है अभी तक। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, क्या आप ओवैसी की राजनीति को समझा सकते हैं? टीवी मीडिया और भाजपा ने उन्हें भारत विरोधी के रूप में पेश किया, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा वायरल भाषण दिए, जो एक तरह से प्रो इंडिया और गवर्नमेंट कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा देशभक्त कोई दूसरा राजनेता नहीं है। साथ में ही एक हमारे और व्यूअर हैं रूफ 007, वो भी जानना चाहते हैं कि सरकार को समर्थन देने के पीछे ओवैसी और शशि थरूर की राजनीतिक सोच क्या थी, और शुरू में बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करने के बाद चुप रहने के पीछे विपक्ष की क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो ओवैसी की देशभक्ति की कहाँ से बात आती है? किसने डाउट किया कि देशभक्त नहीं है? जस्ट बिकॉज कि वो जो स्टैंड लेते हैं अलग अलग इशू पे, आप उससे एग्री नहीं करें,
तो उससे उनका पेट्रियटिज्म कम थोड़ी हो जाता है। मतलब कोई भी सरकार का कोई भी निर्णय होगा, किसी पार्टी का कोई भी निर्णय होगा, उनका अपना एक स्टैंड है। तो उनकी देशभक्ति पे क्वेश्चन करने का तो मतलब ही नहीं होता, हमेशा से देशभक्त थे वो। शशि थरूर भी वही है। ये अपना अपना स्टैंड होगा। आप हो सकता है कुछ मामलों में आपकी राय उनसे नहीं मिले, उससे आप उनको वैसे आप जज नहीं कर सकते ना। नेता हैं, अलग अलग इशूज़ पे उनके अपने अपने स्टैंड होता है। दोनों ने जो स्टैंड लिया और बहुत जरूरी था। देखिए पहलगाम में ज़्यादातर हिंदू ही टूरिस्ट मारे गए। एक ऑफकोर्स कश्मीरी थे, मतलब कश्मीरी जो पोनी वाले थे। पॉइंट इज उसके बाद जो एक रोष बना, जो एक पूरा एक षड्यंत्र जो था कि इसको एक कम्युनल एंगल देने का, कि इससे एक पूरा वो आ जाएगा, एक कम्युनल, एक पूरे नैरेटिव में वो आ जाएगा, और इससे आंतरिक हम लोगों को इंटरनली काफ़ी प्रॉब्लम हुआ इंडिया में। पाकिस्तान का वो कॉन्स्पिरेसी था। वैसे समय में ओवैसी, जो कि स्पेशली मुस्लिम समुदाय में जो काफ़ी रिस्पेक्टेड नेता है, उनकी सुनी जाती है, और जब उन्होंने एकदम क्लियर स्टैंड और ओपनली जो इसको कंडेम करना शुरू किया, वो काफ़ी बढ़िया स्टैंड था उनका। गवर्नमेंट की तरफ से भी देखिए, उनका गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया था उसमें, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात हुई और लॉ मिनिस्टर से बात हुई ओवैसी की कि भाई जिनकी पार्टी के पास 5 या 10 कम से कम MP होंगे, उन्हीं को हम ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाएंगे। तो ओवैसी के तो अकेले MP हैं अपनी पार्टी के वो। तो उसके बाद अमित शाह ने फ़ोन किया उनको कि नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाइए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और ओवैसी ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया। वही शशि थरूर का भी है। अब शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस के भी बाकी नेताओं को भी यही स्टैंड लेना चाहिए था कि आप चुप क्यों हैं। मतलब जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो उसमें तो आपको सरकार के साथ रहना ही पड़ेगा। अब बाद में आपको कोई क्वेश्चन करना हो, उसका ये समय, वॉर के समय में इस क्वेश्चनिंग का कोई मतलब नहीं होता। अब इस समय सीधे आपको एकजुट खड़ा दिखना होगा। कांग्रेस ने भी मोर और लेस वैसा किया है, जैसे आज ही कांग्रेस ने जैसे डिसाइड किया। अब देखिए जैसे सारे दूसरे देशों में भेज रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन, सरकार प्लान करिए भेजने का, अपना स्टैंड बताने के लिए दूसरे देशों को। कांग्रेस को भी इनवाइट किया, कांग्रेस भी उसमें पार्टिसिपेट करने को अब तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए लग रहे हैं बिकॉज बाकी नेता इतने खुल के नहीं आए। नहीं तो इन दोनों ने, ओवैसी ने हो या शशि थरूर ने हो, उन्होंने वही किया जो कि बाकी नेताओं को भी करना चाहिए। रोहन नावलकर जानना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का मुकाबला कर सके? वो कहते हैं जो रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट होता है, वो करने से जो ब्रांड भाजपा और मोदी है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस और विपक्ष इस माहौल को आगामी चुनाव में अपनी ज़मीन कैसे बनाए रख सकते हैं? देखिए कितना चलेगा, इलेक्टोरली अब देख रहे हैं इसको, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड, अब कांग्रेस जैसे, जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है तो उसमें पूरी तरह साथ है कांग्रेस। अब देखिए पॉलिटिक्स हमेशा होगा, ये कहना कि पॉलिटिक्स होगा ही नहीं किसी मुद्दे पे, हमेशा पहले भी हुआ है, अब भी होगा। 1962 वॉर के समय में जब नेहरू जी ने जब एक स्पेशल सेशन बुला लिया था, उसमें भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था हाउस में। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं होगा, वो होता है कि जब सेंसिटिव मोमेंट होते हैं, जब ऑपरेशन चल रहे हो, जब पूरा उस तरह का माहौल हो, उस समय आप सरकार पे क्वेश्चन करके आप थोड़ा सा एक मनोबल जो है आर्म फोर्सेस का उसको गिरा सकते हैं। इसीलिए उस समय कोई बात नहीं होता किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने का। अब जब सस्पेंड हो गया ऑपरेशन, तो अब कांग्रेस जो क्वेश्चन कर रही है वो भी ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं है, इनका क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या रोल प्ले किया। वैलिड क्वेश्चन है, सरकार ने कह दिया है कि उनका कोई रोल नहीं था, उन्होंने कोई मीडिएट नहीं किया, हम सब सारे देशों से बात कर रहे थे। तो इस तरह के इशूज है जो कांग्रेस रेज कर रही है। अभी भी क्रिटिकल, मतलब जो मूव हुआ पाकिस्तान में उसके बारे में क्रिटिकल नहीं है। हाँ, एक उसमें इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि जो फार राइट का जो डिमांड था सीज फायर के बाद, कि भाई आपने बलूचिस्तान क्यों ले लिया, आपने POK क्यों नहीं ले लिया। अब कांग्रेस भी उसी तरह से बात करी। मैं सुन रहा था R अशोक हैं, यहाँ के मंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी पूछ रहे थे हमें इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, हमको POK ले लेना चाहिए था। तो ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा आप गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करें, लेकिन ओवरऑल आपको एक यूनिटी, अभी पॉलिटिकल यूनिटी दिखती है। मतलब कहीं से भी यूँ नहीं कह रहा है कि इसका बताओ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ था कि क्या नुकसान हुआ, गलत सबूत दो, या फिर बालाकोट के बाद जो हुआ था कि सबूत दो। अभी आप किसी को भी नहीं देख रहे हैं कोई नेता इस तरह से बात कर रहे हैं। खैर वो भी अपना लेसन सीख गए हैं, बिकॉज जब पिछले 2 बार जो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया था तो ऐसा बैकफायर किया था। वो जानते हैं कि इन इशूज़ पे जनता को कभी ये पसंद नहीं आता कि आप इन इशूज़ को जो है सो उसमें अपनी पॉलिटिक्स उसमें ले आए, तो वो भी सीख चुके हैं।
सोनाक्षी बहल जानना चाहती हैं, जैसा कि अजय साहनी ने प्रिंट पर कहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सैन्य प्रतिक्रिया सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि अन्य उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या ये केवल दिखाने के लिए किया गया था या भाजपा द्वारा अपने जो घरेलू एक तरह से दर्शकों के लिए कुछ कठिन हमला किया जाए? देखिए, मैं कोई स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं जियो स्ट्रैटेजी में या मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ये सब मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन उनका अपना एक व्यू है, एक सेक्शन है एक्सपर्ट्स की, उनको लगता है मिलिट्री रिस्पांस जो है सो वो उतना ऐप्ट नहीं है, दूसरे तरीके से आपको घेरना चाहिए, उनका एक व्यू होगा। लेकिन हमारी जैसे राय है, अब जैसे मुझसे पूछें, बचपन से या उसके बाद से हमेशा एक फियर साइकोसिस जो रहा है कि आप मॉल में नहीं जाते, कि वहाँ कहीं मतलब कोई फेस्टिव सीजन आया तो मॉल में नहीं जाते कि वहाँ कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, भीड़ भाड़ में आप नहीं जाते। भाई कश्मीर नहीं जाओ बिकॉज वहाँ फिर टेररिस्ट पता नहीं कहाँ अटैक कर दी। इस साइकिल के साथ जो हम बचपन से बढ़ते आए हैं, पाकिस्तान इसके लिए शुरू से रिस्पॉन्सिबल रहा है। और आप कैसे फिक्स करेंगे? आपने ठीक है, शुरू में आप नरेंद्र मोदी का भी रिस्पॉन्स देखें तो जब आए थे प्रधानमंत्री बनने के पहले जितना भी कुछ भी कहे पाकिस्तान के बाद दूसरी बात है, लेकिन आने के बाद उन्होंने क्या किया, आके उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में सारे सार्क नेशंस जो हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को बुलाए हैं। उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भी बुलाया उन्होंने। उसके बाद फिर आप देखिए बीच में जो लाहौर अचानक बाहर से आते हुए वो लाहौर चले गए, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि बातचीत हो, पीसफुली बढ़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, तो फिर लग गया। मतलब सरकार की जो राय थी कि पाकिस्तान से आप ऐसे अब नहीं निपट सकते। मतलब बातचीत कई बार, मतलब पूरी हिस्ट्री आपकी है कि कितनी बार वो क्या कमिट करते हैं और करते क्या है। पाकिस्तान में रिलाई कर ही नहीं सकते, टेररिज्म उसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं तो एक डर तो दिखाना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या? सर्जिकल स्ट्राइक में आपने पीओ के क्रॉस करके उनका टेरर कैंप मारा, उसके बाद फिर भी आप नहीं माने, पुलवामा में हुआ, फिर उसके बाद आप आगे तक गए, बालाकोट में चले गए, मतलब उनके टेरिटरी में जाके आपने स्ट्राइक किया, फिर भी मैसेज नहीं लेने को तैयार है, उसके बाद भी होता रहा। पहलगाम हुआ तो फिर और ज़्यादा उनको दिखाने की ज़रूरत थी। तो ये जो एक डॉक्ट्रिन जो प्रधानमंत्री मोदी का एक आया है कि बेसिकली ठीक है बढ़ता चला गया, अब एक अनरिटन आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कोड बन गया है कि आप टेरर अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे, और हम क्रॉस जाके करेंगे। और जब प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम कोई जो टेररिस्ट हैं या उनके जो बैकर्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड जिसकी हम बात करते हैं, कि हम दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और टेररिस्ट में, अब होगा तो हम करेंगे। तो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा अब कि अगली बार जब आपने प्लान किया इस तरह के अटैक, तो फिर अब तैयार रहे कॉन्सिक्वेंसेज के लिए। तो ये मैसेज जाना जरूरी था। इसमें बहुत लोग कह रहे हैं, उसमें भी क्रिटिसिज्म आ रही है कि भाई आपने थ्रेशोल्ड इतना लो कर दिया कि अब कोई भी अटैक होगा आप अटैक करोगे क्या? तो ये पॉलिसी चलेगी क्या? चलिए, ये तो इसमें मतलब मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, मैं उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन मेरी अपनी राय है कि एक क्लियर मैसेजिंग बहुत जरूरी थी इंडिया की तरफ से कि ये ऐसे नहीं चलेगा। मतलब दशकों से चला आ रहा है, हम तो उसी माहौल में हम लोग बड़े हुए, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, बॉर्डर पे तो कुछ ये हो जाएगा। अब एक ड्रास्टिक स्टेप, उस तरह का रिस्पांस देना जरूरी था, और ये सरकार ने एकदम सही किया है इस बार भी कि पाकिस्तान मिलियन टाइम सोचे अगली बार टेरर अटैक के पहले कि अगर फिर से और आगे स्केल अप होगा, क्योंकि इसके बाद अब क्या बचा? फुल स्केल वॉर बचा। 3 स्टेप्स जैसे हमने बात की, पीओ के पहले क्रॉस किया, फिर आप पाकिस्तान की सेवा में घुसे, फिर आप एकदम अंदर जाके आपने जो है सो मतलब डीप डाउन जाके आपने उनको अटैक किया है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। वो थर्ड स्केल ऑफ एस्केलेशन था, कि टेरर कैंप ही नहीं, अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक हुए। अब है कि फुल स्केल वॉर होगा, तो पाकिस्तान सोच ले क्या वो स्थिति में है कि वो वॉर कर सके इंडिया से। तो मेरे ख्याल से सही स्टेप है वो चीज़। और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अपोजिशन की तरफ से देखिए, मैं आपको जैसे एक बताऊँ, जैसे जो कांग्रेस वाले कहते हैं, जो मुंबई वाला अटैक जो हुआ था 26/11, उसके बाद जैसे राहुल गांधी, जो हमें कांग्रेस के लोग बताते हैं, जो राहुल गांधी अपने में लोग, हम लोगों को डायरेक्टली नहीं कहा है लेकिन अपने में जो उनकी बातचीत होती है,
राहुल गांधी उस समय अपसेट थे कि मनमोहन सिंह सरकार को अटैक कर दिया था, उस समय छोड़ कैसे दिया। तो इंटरनली कांग्रेस के लोगों को ये पता है कि ये सही जवाब है। कब तक आप वो अटैक करते रहो, पीस कब तक बात करते रहोगे, एक स्ट्रांगली आपको जवाब देना होगा। और जो कहें कि राहुल गांधी अपने भी लोगों में उनकी राय है, जो कि पब्लिकली नहीं कहते हो लेकिन उनकी भी वही राय है, और जो कि जनरल भी किसी भी आम आदमी से पूछे इंडिया में, उनकी राय होगी कि ये कब तक चलेगा। जी, अंतर्राष्ट्रीय से अब थोड़ा राष्ट्रीय की तरफ रुख करते हैं। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार की उम्र आगामी बिहार चुनाव में मुद्दा बन सकती है या बन रही है? देखिए, उम्र एक राइवल पार्टी हमेशा बनाती है। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि वो भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते। आपने सुना होगा प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वो अपने सारे मिनिस्टर्स को लाइन में खड़ा कर दे और बिना कागज़ देखे बता दे कि कौन कौन किस मंत्रालय का इंचार्ज है, तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं नीतीश कुमार को सपोर्ट करने आ जाऊंगा। बेसिकली टॉन्ट ये लोग कर रहे हैं कि इनकी उम्र हो गई है, याद नहीं रहता। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको अब कैरी आउट करने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन जनता में वो उम्र उतना उस तरह का मुद्दा नहीं होता। एक लार्जर इश्यू होता है गवर्नेंस का, कि क्या आप गवर्न कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। उसमें उम्र वो नहीं देखते। तो वो अब तक ऐसा जनता के बीच में उस तरह का मुद्दा नहीं है। हाँ, अब बिहार जाए लोगों से बात करें तो जो एंटी नीतीश कुमार हैं या जो एंटी एनडीए हैं वो ये कोट करेंगे आपको, लेकिन फिर प्रो एनडीए वाले लोगों में जाएंगे तो उनके लिए मैटर नहीं करता। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है। रोहन नावलकर पूछ रहे हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा बोल चुके हैं लेकिन उनका विषय थोड़ा और भी है। वो जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस और भाजपा के नेता कोई गलती करते हैं या कोई अप्रिय टिप्पणी करते हैं तो उनकी आलोचना करने में इतनी विसंगति क्यों दिखती है? ऐसा लगता है कि जब भाजपा नेता सांप्रदायिक टिप्पणी करते हैं तो ये सामान्य बात हो गई है और लोगों को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। अब पता नहीं इसको कैसे देख रहे हैं, या शायद आप एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द मीडिया का कवरेज आप देखते हैं इसलिए आपको इम्प्रेशन आ रहा होगा। बिकॉज जहाँ तक हमारे प्रिंट की बात है, दोनों तरफ से किधर से भी अगर इस तरह का कुछ होता है हम इक्वली स्ट्रांगली हम रिएक्ट करते हैं। तो जी, अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, अब जब शशि थरूर को कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है तो आपको क्या लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? वो क्या भाजपा में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि केरल में उनका जनाधार उसे समर्थन नहीं देगा, तो शशि थरूर के लिए आगे क्या होगा? देखिए, लास्ट पॉइंट से पहले आता हूँ मैं। शशि थरूर अगर एज एन एमपी उनको देखें जी, कि सपोज मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे या जाएंगे, अगर चले भी गए तो उन पर क्या नुकसान? एज एन एमपी उनको ज़्यादा नहीं होगा। बिकॉज देखिए, लास्ट इलेक्शन में देखें जब राजीव चंद्रशेखर के साथ वो तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे थे, दोनों के बीच में केवल 16,000 वोट का अंतर था। मतलब मुझे जहाँ तक याद है 3,42,000 कुछ आया था इनको राजीव चंद्रशेखर को, और 3,58,000 वोट्स आए थे शशि थरूर को, केवल 16,000 का। और उसमें से वो 3,58,000 केवल कांग्रेस का ही वोट नहीं है, वो शशि थरूर का एक अपना भी उनका एक अपील है केरला में अक्रॉस। तो उनके अपने भी काफ़ी वोट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जाएंगे तो उनका तिरुवनंतपुरम सीट फंस जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी उस सीट पे भी इस बार भी मतलब लोकसभा इलेक्शन में तिरुवनंतपुरम में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,42,000 वोट्स लाई बीजेपी। जी, लार्जर क्वेश्चन है कि बीजेपी में जाके क्या सीएम आप हो सकते हैं? बिकॉज अगर कांग्रेस की तरफ से आपको ये हिंट मिल रहा है कि आपको हम सीएम फेस नहीं बनाएंगे, आप कितने भी पॉपुलर हो केरला में नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? अभी CWC मीटिंग हुई थी, उसमें शशि थरूर पे सब पीछे पड़ गए कि भैया ये जो इतना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इसको लेके, ये और पार्टी लाइन को के क्रॉस पार्टी लाइन जाके बोल रहे हैं, ये गलत है। तो पार्टी के अंदर में आप जितना उनको अंडरमाइन करेंगे तो कितना खुश होंगे। मतलब कोई भी उनका क्या आगे बढ़ने का पार्टी में, किसी भी पार्टी में होता है कि आप कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का देखता है कि आगे है मेरा स्कोप क्या है। अगर पार्टी की तरफ से ये हिंट मिल रहा है कि आप बस MP रहो, कुछ बन ही नहीं सकते, जी, तो शशि थरूर शायद सोचे। हालांकि पहले भी उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा उनका अभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर चले भी गए तो क्या नुकसान होगा? बिकॉज MP तो फिर भी रह ही जाओगे। अब अभी मैंने वोट शेयर की बात की, आपके MP बनने में ज़्यादा दिक्कत फिर से होने वाली नहीं है, लेकिन CM बनने में आपको कांग्रेस के साथ CM बनना उनके लिए ज़्यादा मतलब ईजी है। जो कि केरला की जो डेमोग्राफी है और जिस वहाँ की पॉलिटिक्स है उनके लिए ईजियर है। बीजेपी में थोड़ा डिफिकल्ट है,
लेकिन जब आपको इधर भी कुछ भी नहीं दिख रहा और पार्टी के अंदर आपको लगातार अंडरमाइन किया जा रहा है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शशि थरूर ऐसा कुछ सोच रहे हैं या सोचेंगे, ये मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, उनकी तरफ से कोई ऐसा हिंट भी नहीं आया है। लेकिन जब हाइपोथेटिकली हम बात करें तो उनके लिए ऑप्शन मतलब क्या बुरा है? जी, नितिन पटेल जानना चाहते हैं, भाजपा जो एक तरह से नैरेटिव वॉर की अगर बात की जाए तो उसमें क्यों विफल रही है? विशेषकर वो कहते हैं जो मोदी मंत्री हैं वो सकारात्मकता का जो संदेश देने और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं है। वो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने बहुत नेतृत्व और दृढ़ संकल्प दिखाया है, तो उनके मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह को अगर हम छोड़कर बात करें तो वो पूरी तरह से अनुपस्थित थे, जिसके परिणाम स्वरूप विपक्ष और मोदी विरोधी ब्रिगेड ने संघर्ष विराम के बारे में नए आख्यान तैयार किए। तो आपको कैसा लगता है पीएम इस बात को, प्रमुख जो ये मुद्दा है, इसको ठीक कर पाएंगे? देखिए, पहली बात कि वो अनुपस्थित नहीं थे, उनको कहा गया था कि आप इस पे ज़्यादा बोलो नहीं। इस बार सरकार का अप्रोच थोड़ा सा अलग रहा है, आपने ध्यान से किया हो कि इस बार पूरा चाहते कि कोई इस पर एक्चुअली राजनीति ना हो। अभी आप कह सकते तिरंगा यात्रा शुरू किया, ये किया वो किया, लेकिन लार्जली जो है ब्रॉडली सरकार का रहे कि इस पर कोई राजनीति नहीं हो। तो इसीलिए हमारे लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोले और फिर अपोजिशन को भी आप प्रवोक मत करो बोलने से। अब डेली आप इंटरव्यू देते चले जाते तो फिर पता नहीं आप क्या क्या बोलते, उससे और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी होता। जब सरकार रेडी है, सरकार फुल स्केल वॉर के लिए रेडी थी, और जब उस तरह का अप्रोच अब करते कि फुल स्केल वॉर में भी जा सकते हैं, तो आप नहीं चाहते कि डोमेस्टिकली कोई बिना मतलब का कंट्रोवर्सी होता रहे, तो इसीलिए उनको पीछे किया गया था। हाँ, नैरेटिव का अभी आप इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रही है कहें उस पर नहीं जाए। देखिए, पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी ये सब एक दिन का कोई मामला नहीं होता, ये वर्षों और दशकों का मामला होता है। तो अभी कोई क्या कह रहा है, बाद में कैसे वो सेट होगा वो बात की बात है। अभी उसको हम जज नहीं करेंगे नैरेटिव फेल कर गया। हाँ, एक नैरेटिव जो फेल किया, जो गलत हो गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के पहले कई दिनों तक कई भाजपा नेताओं ने जो एक पूरा जो फार राइट की तरह से सोशल मीडिया फैला दिया था, पीओ के ले लो, हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया था लोगों का कि जब सीज फायर हुआ तो लोगों को लगा कि अरे हमको जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। लेकिन वो फार राइट का वो डिमांड था, जो कि कांग्रेस भी आजकल उसको यूज़ करने की कोशिश कर रही है कि हमें वो मिला नहीं जितना चाह रहे थे। तो वो जो बिल्डअप जो था एक्सपेक्टेशन का, वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया। लेकिन उसके बाद से मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही हुआ है। आप नहीं चाहते कि अभी भी इंटरव्यू देके हमने ये किया वो किया, अब सरकार संभाल लेगी, डिप्लोमेटिक इशूज़ है। अब हमने पाकिस्तान को जो दिखाना था दिखा दिया, अब लार्जर वर्ल्ड को हम डील कर रहे हैं। अभी अच्छा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ले लेके आप हर एक कंट्री में जाके अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से सही रहा, नैरेटिव अभी बिगड़ा नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये एक दिन या एक महीने का इशू नहीं होता, लॉन्ग टर्म में देखिए सारा कुछ चेंज होता नजर आएगा। जी, संचित सुमन पूछना चाहते हैं कि हाल में ही हमने राहुल गांधी को दरभंगा में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करते देखा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आने वाले सभी चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए जाति आधारित राजनीति को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन चुनाव में उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इससे कुछ खास नतीजा निकलेगा बिहार में भी? देखिए, पहले तो मैं भी यहाँ भी इसी अपने इस प्रोग्राम में कई बार बोल चुका हूँ कि कास्ट सेंसस वाला इस मुद्दा जो है सो गलत है। मतलब अपोजिशन का ये जो है कि केवल वही लेके चल रहे हैं कास्ट सेंसस को अपना मेन मुद्दा बना के, काम नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। अब जो नया जो हमारी सरकार ने डिसाइड किया है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, उस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कास्ट सेंसस का क्या परिणाम अब होगा। बिकॉज जब बीजेपी, जब आप ऊपर हो, आप ऐसा कुछ नहीं हलचल मचाना चाहते कि फिर से वो समुद्र मंथन आप शुरू कर दिए। अब वो समुद्र मंथन जब आप शुरू करेंगे तो वो किसके हाथ, किसको हलाहल मिलेगा और किसको अमृत मिलेगा पता नहीं होता। तो अब वो देखते हैं कैसे होता है। हो सकता है कि एक पार्टी को उसको मतलब इससे कोई एक पार्टी को फायदा हो, दूसरे पार्टी को नुकसान हो, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन किसको क्या फायदा क्या नुकसान होगा वो जब फाइनल कास्ट सेंसस होगा तब पता चलेगा। तब जो उसके बाद जो रिएक्शन होगा तब हमें पता चलेगा। आदित्य भी जानना चाहते हैं, बिहार से जुड़ा उनका प्रश्न है, आपको लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का जमीन पर कोई राजनीतिक प्रभाव या असर होगा एनडीए के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर ये ब्रांड मोदी को रीइंफोर्स करता हो और इसलिए और उनका ब्रांड से जो है इससे वोट में कन्वर्ट होगा,
ये इमीडिएट तो एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं कि इससे हो सकता है, बिकॉज सडनली एक नेशनलिज्म का जो फॉरवर्ड जो पूरा एक चारों तरफ कंट्री में हो जाता है इसको लेके। लेकिन ये मत भूलिए कि इलेक्शन अभी दूर है, इलेक्शन वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में है, इसमें बहुत कुछ होगा। और बिहार की राजनीति हम जहाँ तक जानते हैं, जहाँ हम लोगों ने देखा है, मतलब घूम फिर के फिर वहीं पे जो है सो कास्ट रिलीजन सारा कुछ आ जाएगा, लोकल फिर डिलीवरी गवर्नेंस कैसा रहा, क्या डिलीवरी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो सारे डिबेट जब शुरू होंगे तो वहाँ तक ये कितना चलेगा ये देखने का विषय है। लेकिन दूसरा, पास्ट में भी देखें, इस तरह कोई अगर वॉर हुआ या इस तरह का एक स्ट्राइक होता है तो कुछ दिनों तक चलता है। आप याद कीजिए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में, वो हुआ था अक्टूबर 2016 में, उसका असर आपको फरवरी 2017 के चुनाव में दिखा, बिकॉज एकदम साथ साथ ही था। सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद ही जो है सो कैंपेनिंग शुरू हो गया था, तो उसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ा जी। उसी तरह से बालाकोट स्ट्राइक 2019 ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ इलेक्शन, तो उसका नेचुरली उसका इम्पैक्ट, बिकॉज पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाता है, पूरी इलेक्शन डिस्कोर्स हो जाता है कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया टेररिज्म को लेके, तो उसका सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर देखें 2019 में भी, अगर लोकसभा इलेक्शन के तो बीच में ये सब हो गया था, उसके बाद फिर जब असेंबली इलेक्शन शुरू हुए, जबकि महाराष्ट्र के हुए, झारखंड के हुए, हरियाणा के हुए, इसमें हरियाणा में बीजेपी जीती, लेकिन वो इसके कारण नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना आ जाती, लेकिन फिर दूसरे कुछ हुए। लेकिन महाराष्ट्र थोड़ा क्लोजली देखेंगे कि अगर इसका इम्पैक्ट होना होता बालाकोट का, तो अपोजिशन तो ख़त्म हो जाती। ठीक है, बीजेपी शिवसेना मिला के इनका मेजॉरिटी ज़्यादा मार्क आ गया था, लेकिन अगर उसको नंबर्स भी देखेंगे तो कांग्रेस का भी 2 सीट बढ़ गया था जी। एनसीपी के करीब मेरे ख्याल से 10-11 सीट बढ़ गए थे, 41 to 54, 13 सीट्स एनसीपी के बढ़ गए थे। तो अगर इतना इम्पैक्ट होता तो अपोजिशन का सीट नीचे जाना था और एनडीए का जो था ऊपर आना था 19 में, वो नहीं हुआ। झारखंड में कुछ और रिजल्ट आए, तो आप देख रहे हैं कि जो इमीडिएट आप आफ्टर माथ जो होता है किसी इस तरह के ऑपरेशन का, तो इमीडिएट तो आपको दिखेगा उसका, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर धीरे धीरे बाकी डे टू डे इशूज आ जाते हैं, वो इलेक्शन में वो सारे हावी हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे बिहार तक ये चलेगा नहीं चलेगा देखते हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक बाकी आगे आने वाले सारे इलेक्शंस में इम्पैक्ट होगा उसका, वो उस तरह से कहना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो एक नया एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, तो उनका जो अपना इमेज है, उनकी जो छवि है कि नेशनल सिक्योरिटी में एक स्ट्रांग और डिसाइसिव है, तो ये छवि फिर से रीइंफोर्स हो गई है इसके बाद। लेकिन अब इससे एक्स्ट्रा कितने वोट्स मिलेंगे आपको, ये कहना मुश्किल है जी। एक आखिरी प्रश्न अभिषेक सिंह का है, जो वो कह रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि अगले साल की शुरुआत तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। अभी भारत में नक्सलवाद किस हद तक मौजूद है और क्या ये लक्ष्य आपको लगता है पूरा हो पाएगा? देखिए, मैं पिछले सप्ताह ही मिलने गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से। उनका एक इंटरव्यू है, उनका लिंक आप हम लोग शेयर कर लें। उसमें नक्सलिज्म पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, और ये सही है कि नक्सलिज्म एकदम अब बैकफुट पे है। अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले 31 नक्सल्स को मारे, हार्डकोर नक्सल्स को मार रहे हैं जा के, वो तो ख़त्म हो रहे हैं। और सारे इंडिकेशंस हैं और सारे कॉन्फिडेंट भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर पॉलिटिकल लीडरशिप से बात कीजिए कि अगला मार्च तक जो अमित शाह का डेडलाइन है, नक्सलिज्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा, बिकॉज विष्णुदेव साई जो बता रहे थे, जैसे बस्तर डेवलपमेंट प्लान है, अब उन्होंने वो जो प्लान किया है जिसमें कैसे उसको टूरिस्ट प्लेस में डेवलप करें। बहुत सुंदर जगह है, ऑलरेडी अभी भी कुछ गांव है जहाँ के फॉरेनर्स अभी भी जाके रहते हैं, इतनी सुंदर जगह है वहाँ पे, बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स दिखेंगे, बहुत कुछ है। तो कॉन्फिडेंस की बात मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी सरकार जो है प्लान कर रही है कि उसको टूरिज्म स्पॉट कैसे बनाया जाए। और जो बाकी जो अब डेली आप अखबार में पढ़ते हुए कितने नक्सल्स मारे जा रहे हैं, तो ऑफिशियली अनऑफिशियली हम लोगों को जो कहा जा रहा है कि एकदम नक्सलिज्म एकदम पूरा उस पर है, बैकफुट पे है, ख़त्म हो रहा है, उनके सारे टॉप लीडरशिप ख़त्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से डेडलाइन से पहले ही हो सकता है कि ये ख़त्म करने में सफल हो। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सवाल आज ऑपरेशन सिंदूर से थे, लेकिन अगले सप्ताह आप हमें और राज्यों से भी जुड़े, राजनीति से जुड़े सवाल ज़रूर भेजें। हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे।